हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज से हम 5th क्लास के एसएसटी का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है टेम्परेचर जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो टेम्परेचर जोन है उनके बारे में है इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस बॉक्स को पढ़ेंगे। ये बॉक्स आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं ये बॉक्स कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। ये इम्पॉर्टेंट बॉक्स है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जीके पर्पस से कह लो या फिर आप एग्ज़ाम पर्पस से कह लो, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है इस बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। Scientists believe that the Earth has experienced several ice ages with warm and cold period. साइंटिस्ट का ये मानना है जो अर्थ है हमारी, ठीक है, जिस पे हम रहते हैं, उसने बहुत सारे वार्म कोल्ड पीरियड एक्सपीरियंस किए हैं। साथ साथ उसने अर्थ ने आइस एजेस भी एक्सपीरियंस किए हैं। आइस एजेस मतलब होता है हिमयुग। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आइस एजेस है जो अर्थ ने एक्सपीरियंस किए हुए हैं। जो लास्ट आइस एज था, द लास्ट आइस एज अकर्ड अबाउट 18,000 ईयर्स अगो। जो लास्ट आइस एज था वो था 18,000 साल पहले। During this time, North America, Europe and Asia were covered with ice. और उस टाइम पे जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया जो थे वो कवर्ड थे आइस से, मतलब बर्फ़ से ढके हुए थे। ठीक है, आई होप आपको ये बॉक्स अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑन सम डेज इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग फॉलोड बाय रेन इन द आफ्टरनून। आपने ये नोटिस किया होगा कि कभी कभी सुबह इतनी सनी होती है, इतनी मतलब धूप होती है, कभी मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, गर्म रहता है, कभी कभी होता है बारिश हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात करें कि सुबह सुबह जो है मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा सनी डे है। ठीक है, फिर क्या होता है आफ्टरनून में बारिश हो जाती है। सम अदर डे, हम किसी और दिन की बात करें तो ऐसा लगता जैसे तो स्काई में जो क्लाउड्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हैं। ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, सडनली इट माइट बिकम सनी, और एकदम से क्या होता है फिर धूप निकल जाती है, सनी हो जाता है जो पूरा दिन है। ठीक है, द डे टू डे और इवन द आवर टू आवर, अगर हम दिन प्रतिदिन और इवन आवर टू आवर मतलब घंटे दर घंटे की बात करें, चेंजेस इन द एटमोसफेयर अराउंड अस इज कॉल्ड वेदर। जो एटमोसफेयर में चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं डे टू डे एंड इवन आवर टू आवर, मतलब घंटे दर घंटे जो बदलाव होते हैं एटमोसफेयर में, हमारे वातावरण में, उसको कहते हैं वेदर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ वेदर। ठीक है, तो ये आप एग्जाम पर्पज से याद कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जो डे टू डे और इवन आवर टू आवर जो चेंजेस होते हैं एटमोसफेयर में, उसे कहते हैं वेदर। क्लियर? द वेदर कंडीशन ऑफ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जहाँ पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब बहुत लंबे समय से वेदर कंडीशन स्टिल है, सेम है, उसको कहते हैं नोन एज क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, और उसको कहते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स होता है हिंदी में जलवायु। ठीक है, और वेदर मीन्स होता है मौसम। हम न्यूज़पेपर में जो हम डे टू डे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में या नेट पे चेक करते हैं, वो हम वेदर चेक करते हैं कि आज का वेदर कितना है। ठीक है, तो आई होप आपको वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस पता चल गया होगा। द क्लाइमेट पैटर्न डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो क्लाइमेट पैटर्न है वो प्लेस टू प्लेस डिफर होता है, वेरीज करता है। ठीक है,
टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट ऑफ प्लेस साइंटिस्ट स्टडी रेनफॉल पैटर्न, humidity factor, wind factor and temperature over a period of 20-30 years along with physical features and location of a place. अगर किसी जगह का क्लाइमेट जानना है तो क्या करना पड़ता है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, उस जगह की जो 20 से 30 साल के बीच में जो जगह का जो क्लाइमेट है उसको स्टडी करते हैं। उस क्लाइमेट में क्या स्टडी करते हैं, उधर का रेनफॉल पैटर्न, ह्यूमिडिटी फैक्टर, विंड फैक्टर, टेम्परेचर, इस चीज़ को पूरा का पूरा स्टडी किया जाता है। तब पता चलता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के फिज़िकल फीचर्स हो गए, लोकेशन हो गई उस जगह की, वो कहाँ पर लोकेटेड है। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी जगह का क्लाइमेट जानने के लिए और किसी जगह का क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी जगह के क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए। तो 20-30 ईयर्स का हमें मतलब बैक जाना पड़ता है किसी जगह के पैटर्न को स्टडी करने के लिए। द क्लाइमेट चेंजेस वेरी स्लोली ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और जो क्लाइमेट है, हम जैसे बात कर रहे हैं ना कि 20-30 ईयर्स का हमें पैटर्न चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो क्या होता है, जो क्लाइमेट है वो बहुत धीरे धीरे चेंज होता है, स्लोली चेंज ओवर, मतलब थाउजेंड्स, हज़ारों साल लग जाते हैं क्लाइमेट चेंज होने में। ठीक है। इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ प्लांट्स, द काइंड ऑफ एनिमल्स एंड द वे ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ अ प्लेस इंक्लूडिंग देयर क्लोथिंग एंड डाइट। और जैसे कि हमने पढ़ा कि उस जगह का, किसी प्लेस का क्लाइमेट कैसा है, हमें वहाँ का स्टडी करना पड़ता है, रेनफॉल पैटर्न, ह्यूमिडिटी फैक्टर, विंड फैक्टर, टेम्परेचर जोन। ठीक है, हमें ये सब स्टडी करना पड़ता है। साथ के साथ हमें वहाँ कौन से प्लांट, किस टाइप के प्लांट्स जो हैं वो ग्रो होते हैं, एनिमल्स कहाँ कैसे हैं, किस टाइप के एनिमल्स हैं, लोगों का जो रहन सहन है, वे ऑफ लिविंग है लोगों का, वो कैसा है, क्लोथ्स कैसे हैं, डाइट कैसा है, लोगों का खान पान कैसा है, किस तरीके के वो कपड़े पहनते हैं, ये पूरा मैटर करता है क्लाइमेट पे। ठीक है, किसी जगह के क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। लैटिट्यूड और डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। जो इक्वेटर से लैटिट्यूड का डिस्टेंस है, ठीक है, उससे वो भी अफेक्ट करता है क्लाइमेट पे। अब हम पढ़ते हैं कैसे। प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर देन प्लेस अवे फ्रॉम इट। अब जैसे ये हमारा है अर्थ, ठीक है, जस्ट इमेजिन ये हमने कर दिया इक्वेटर की लाइन, ठीक है, इमेजिनरी लाइन जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी हुई हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे ये हो गए हमारे पोल्स, अब जैसे 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 इक्वेटर जो है, जो यहाँ ये हो गया सन, तो इक्वेटर पे सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं और पोल्स पे सन की जो रेज हैं वो फैल जाती है, डिस्पर्स्ड हो जाती हैं। तो इसलिए पोल्स पे इतनी सन की जो रेज है वो नहीं पड़ती हैं, वो फैल जाती, तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही समझो, नहीं पड़ती है, और बहुत पड़ती भी है तो बहुत रेयरली पड़ती है। ठीक है। तो जो इक्वेटर के पास जो प्लेसेस होते हैं, जो इक्वेटर के पास, जो इक्वेटर पे जो प्लेसेस हैं, उधर पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है एज कंपेयर टू जो इक्वेटर से दूर हैं। ठीक है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते रहेंगे, गर्मी कम होती रहेगी और ठंड बढ़ती रहेगी। ठीक। आई होप आपको ये जो पैटर्न है वो समझ आ गया होगा। बाकी हम पढ़ते हैं। ठीक है। दिस इज बिकॉज द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। अब जैसे मैंने बताया ना कि जो इक्वेटर है वो सन की डायरेक्ट रेज जो होती हैं, किरणें हैं, वो रिसीव करता है। दैट्स वाई इक्वेटर पे जो प्लेसेस हैं और इक्वेटर के जो आसपास के जो प्लेसेस हैं उनमें गर्मी होती है एज कंपेयर टू
पोल्स, ठीक है। प्लेसेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड नियर द पोल्स रिसीव स्लांटिंग रेज ऑफ द सन। जो इक्वेटर के ऊपर जो प्लेसेस हैं वो तो हम पढ़ ही रहे हैं कि डायरेक्ट सन रेज जो होती हैं वो रिसीव करते हैं। अब जैसे जैसे जो पोल्स के पास जो प्लेसेस हैं, जो पोल्स के नज़दीक, जो पोल्स के पास नियर जो प्लेसेस हैं, वहाँ पर जो सन की जो रेज हैं, ये हमारा हो गया सन और ये हो गई हमारी अर्थ। तो यहाँ पर जो इक्वेटर है, सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते रहेंगे तो सन की जो रेज हैं वो डिस्पर्ड हो जाएंगी, स्लांटिंग पड़ रही हैं। तो बहुत कम पोल्स पे सन की रेज हैं वो पहुंच पाती हैं, इसलिए पोल्स पे ठंड ज़्यादा रहती है। स्लांटिंग सनलाइट गेट डिस्पर्ड ओवर अ लार्ज एरिया। अब जो सनलाइट है वो स्लांटिंग पड़ रही है तो क्या हो रहा है, जो सन की जो रेज हैं वो फैल जाती है, डिस्पर्ड हो जाती हैं, ठीक है। Thus the further we go from the equator towards the pole, the colder the places get. अब जैसे जैसे हम इक्वेटर, ये हो गया इक्वेटर के पास वाले प्लेसेस हम पढ़ रहे हैं कि बहुत गर्म है। अब जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते रहेंगे, जैसे यहाँ तक आएंगे हम, जैसे जैसे लैटिट्यूड्स के थ्रू हम पोल्स के पास जाते रहेंगे तो क्या होगा कि प्लेसेस हैं, जो लोकेशन है वो ठंडी होती रहेगी। यहाँ पे भी देख लो, जैसे जैसे हम साउथ पोल की तरफ आएंगे तो ठंडा एरिया हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो इक्वेटर पे जो प्लेसेस हैं वो गर्म हैं एज कंपेयर टू पोल्स। पोल्स के जो प्लेसेस है वो ठंडे हैं, ठीक है। ये मैं रब कर देती हूँ सारा, फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है। एल्टीट्यूड इज हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। जो एल्टीट्यूड है वो ऊंचाई होती है, हमने ये इसका हिंदी मीनिंग जाना। जो सी लेवल से ऊंचाई, सी लेवल से अगर हम देखते हैं, ऊंचाई देखते हैं, उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। समुद्र की जो समुद्र का जो लेवल है उधर से हम हाइट मैच कर रहे हैं तो उधर से कह रहे हैं हम उसे एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड ऊंचाई को कहते हैं, ठीक। द प्लेन्स गेट हॉटर। अगर हम प्लेन्स एरिया की बात करें जहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है, तो वो हॉटर हैं, गर्म हैं एज कंपेयर टू प्लेसेस विच आर सिचुएटेड एट हायर एल्टीट्यूड। अगर हम कंपैरिजन करें, प्लेन जो हैं वो हॉटर हैं और जो प्लेसेस जो हायर एल्टीट्यूड पे मतलब ऊंचाई पर हैं, हिली एरियाज हैं, वहाँ पर वो जो हैं वो कोल्डर हैं, ठंडे हैं, ठीक है। सनलाइट गेट डिस्पर्ड ओवर द स्लोप्स एंड दस आर कूलर। मतलब अब हम पढ़ रहे थे ना कि जो सनलाइट है वो इक्वेटर पे पड़ेगी तो हम लोग उधर पे जो इक्वेटर है उसकी जो आसपास के प्लेसेस है और इक्वेटर पे जो प्लेसेस हैं वो गर्म होंगे। और हम पढ़ रहे थे जैसे जैसे हम ऊपर हिली एरियाज की तरफ जाएंगे और पोल्स की तरफ जाएंगे तो जो सनलाइट है वो डिस्पर्ड हो जाएगी, फैल जाएगी, तो उससे क्या होगा, इतनी ज़्यादा सन की जो रेज है वो नहीं पड़ेगी। तो वो जो एरियाज़ है ना, जो स्लांटिंग जहाँ पर सन की रेज पड़ रही हैं, वहाँ पर वो एरिया जो है, वो प्लेसेस जो है, वो लोकेशन जो है वो ठंडी रहेगी। सो द हायर वी गो, अगर जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, द कूलर इज इट इज़, तो जैसे जैसे हम हायर पे, ऊंचाई पे जाते रहेंगे तो वहाँ पर ठंड बढ़ती रहेगी, ठंडा एरिया, इलाका होता रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर हम भीमताल इन उत्तराखंड, जो उत्तराखंड में जो भीमताल जो एक जगह है इज़ 1370 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल से 1370 मीटर, 1370 मीटर ऊंचाई पे है, तो क्या है,
वो कूलर है हल्द्वानी से। जो हल्द्वानी है वो क्या है, वो भी एक जगह है। वो क्यों भीमताल से ज़्यादा गर्म है, क्योंकि उसकी जो ऊंचाई है वो ज़्यादा नहीं है, 424 मीटर अबव है सी लेवल से। लेकिन जो भीमताल है उसकी हाइट ज़्यादा है, हाई एल्टीट्यूड पे है, तो वो ज़्यादा ठंडा है एज़ कंपेयर टू हल्द्वानी। आई होप आपको ये पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। एल्टीट्यूड आपका इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड क्या होता है, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। आई होप आपको मैं ठीक से क्लियर करती हुई चल रही हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से समुद्र की दूरी, ठीक है, समुद्र की दूरी। प्लेस नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट। जो सी के, जो समुद्र के पास वाला जो एरिया होता है, ठीक है, वो ज़्यादा मॉडरेट होता है, क्योंकि वहाँ पर ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, दे आर नाइदर वेरी कोल्ड ना नॉर वेरी हॉट। मॉडरेट क्लाइमेट है, ना उधर पे ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। ड्यूरिंग समर वार्म एयर फ्रॉम द लैंड गेट हीटेड फास्टर। और समर के दौरान क्या होता है, जो वहाँ का जो लैंड है वो गर्म रहता है, तो वो क्या होता है कि वहाँ जो हवा चलने वाली जो हवा होती है ना, वो और जल्दी क्या कहते हैं, हवा को तो गर्म करती है, लैंड भी बहुत जल्दी हीट हो जाता है उधर पे। ठीक है, फिर वो जो गरम गरम हवा जो ऊपर उठती है ना, वो क्या करती है, जो ठंडी हवा जो उठ रही है ना समुद्री लहरों से, जो समुद्र से जो ठंडी हवा उठ रही है, उनको रास्ता देती है। कूलर एयर फ्रॉम द सी टू फ्लो इन, वो उस मतलब ठंडी हवा को रास्ता देती है, गर्म हवा। ठीक है, सिमिलरली ड्यूरिंग विंटर द सी रिमेन्स वार्म एट इज लूजेज हीट स्लोली एंड द सी ब्रीज कीप द नियर बाय प्लेसेज वार्म। अब हम जैसे पढ़ रहे हैं ना, ठंड के समय भी वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि जो समुद्र का जो सतह होती है वो गर्म होती है। ठीक है, तो वो गर्म रहती है, तो ऑब्वियसली जो फ्लोर जो ज़मीन है वो तो गर्म ही रहेगी ना। तो क्या होता है, जो लैंड है वो गर्म रहता है, तो जो समुद्र का जो पानी भी है ना वो भी गर्म रहता है ड्यूरिंग विंटर्स। Thus, the sea has moderating effects on the coastal areas. इसीलिए जो कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्री तटीय इलाके हैं, ठीक है, जो समुद्र के पास वाले जो इलाके हैं, एरियाज हैं, वो क्या होते हैं, उधर का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। अब जैसे हम कह सकते हो गोवा कह दो, ठीक है, हम मुंबई की बात कर सकते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, गोवा की बात कर लो, ज़्यादा ठंड भी नहीं है ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो ये एक मॉडरेट क्लाइमेट होता है वहाँ का, क्योंकि वहाँ पर वो समुद्री इलाके हैं, क्योंकि वहाँ पर समुद्र है। ठीक है, लाइकवाइज प्लेसेस फार फ्रॉम सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। और जो समुद्र से, जो सी से थोड़े दूर प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए यूज़फुल हैं, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को इन वीडियोस को दिखाएं, शेयर करें, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट हो। और ये वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं। और अगर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं उनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।